हे लॉ लवर्स, कुछ ही दिनों में आप सभी लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 2022 ये जो होने वाला है ये आप दे करके पूरा इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले एक एडवोकेट बन जाओगे। ठीक है, तो एडवोकेट बनने के साथ ही साथ आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदी भी लगाया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 15 ऐसा कुछ पाबंदियाँ जो एक एडवोकेट के ऊपर लगाया जाता है उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि एक एडवोकेट होने के साथ साथ आपका कुछ ड्यूटी बनता है और आपका ये जो ड्यूटी है इसको प्रॉपरली पालन करने के लिए, प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है बार काउंसिल के द्वारा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है, जब आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो जाएगा तब आपका जो स्टेट है आप उस स्टेट का किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उस स्टेट से आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाओगे। ठीक है, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि COP। तो COP मिल जाने के बाद आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप सभी को जो इस साल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 में बैठने वाले हैं उनको मैं एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ पूरा इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले एक एडवोकेट बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एडवोकेट बनने के बाद कोर्ट को रिस्पेक्ट करना, एक डिग्निफाइड मैनर में एक लिटिगेशन को प्रेजेंट करना, ये सब ड्यूटीज़ तो आपके ऊपर रहता ही रहता है। इसके साथ आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। ठीक है, और अगर जो ये 15 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है और ये पॉइंट अक्सर देखा जाता है कोई ना कोई एडवोकेट इसी में से कोई एक गलती कर देते हैं, और अगर इसमें से कोई भी गलती आपसे हो जाए तो आपके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स के बाहर जा करके कोई काम करने के लिए, और आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एडवोकेट बनने से पहले आप ये सारे चीज़ जान लो ताकि आप एडवोकेट हो जाने के बाद आप ऐसा कुछ काम ना कर बैठो ताकि आपका जो लाइसेंस है वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि ये आपका मेहनत का फल है तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना ही करना है। ओके, तो स्टेट बार काउंसिल से आपको जो लाइसेंस मिला है इसका वैलिडिटी होता है 2 साल। ठीक है, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के बाद इसका जो वैलिडिटी होता है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो COP आपको दिया जाता है वही आपको पावर देता है, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ही आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकोगे। तो सबसे पहली रेस्ट्रिक्शंस जो आपके ऊपर लगाया जाता है वो है कोई अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस ऑफ लॉ अगर आप यूज़ करते हो तो आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, अनऑथराइज प्रैक्टिस मतलब आप किसी को सॉलिसिट कर रहे हो, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, कोई केस फाइल करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ अनऑथराइज प्रैक्टिस ऑफ लॉ में आता है। और दूसरा पॉइंट, आप पब्लिकली गाउन नहीं पहन सकते हो और बैंड भी नहीं पहन सकते हो। और थर्ड रेस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर लगाया जाता है वो है आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब अक्सर देखा जाता है जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट से ज़्यादा केस पाने के चक्कर में, जैसे कि यहाँ पर डाइवोर्स किया जाता है, ज़मीन का जो दलील है उसका रजिस्ट्री किया जाता है, मतलब ऐसा कुछ लिख करके वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये आप नहीं कर सकते हो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना लीगल प्रोफेशन की जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसके खिलाफ है। ठीक है, मतलब आप खुद को प्रमोट नहीं कर सकते हो, आप किसी सर्कुलर वगैरह इशू करके अपना पब्लिसिटी नहीं कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ रिस्ट्रिक्शन वो है आप जो साइन बोर्ड होता है, मतलब आपका जो नेम प्लेट होता है और साइन बोर्ड होता है उसका जो साइज़ है वो एक रीजनेबल साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, और आप कोई बड़ा सा साइन बोर्ड और प्लैकार्ड लगा करके अपना पब्लिसिटी नहीं कर सकते हो, उसको एक रीजनेबल साइज़ का होना पड़ेगा। आप बड़ा बड़ा होर्डिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, और 5वां पाबंदी वो है वकालतनामा सपोज किसी और एक वकील ने फाइल की है। ठीक है, और आप वहां पर जा करके उसी सेम पार्टी के लिए अपीयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, 6th रेस्ट्रिक्शन, जहां पर आपका और आपके क्लाइंट के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ है उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोला जाता है और इसको प्रोटेक्ट किया जाता है सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इसके द्वारा। तो आप और आपका जो क्लाइंट है आप दोनों में जो कन्वर्सेशन हुआ है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और नंबर 7th पॉइंट है आपका जो क्लाइंट है उनको कोई पैसा आप उधार नहीं दे सकते हो। 8th रेस्ट्रिक्शन है
आपका जो क्लाइंट है उनको फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो मैटर रिलेटेड चीज़ है, मैटर रिलेटेड जो फैक्ट्स है, उसको फुल एंड फ्रैंकली आपका जो क्लाइंट है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप उनसे छुपा नहीं सकते हो, ठीक है। और 9 पॉइंट है, आपका क्लाइंट से जो फीस होता है वही आप लोगे, उससे कम फीस आप नहीं ले सकोगे, ठीक है। और आजकल तो ये पॉइंट मतलब छोड़ ही दो, जो फीस है उससे डबल ही सब लोग लेते हैं, ठीक है। और 10th पॉइंट है, आपका जो क्लाइंट का जो केस चल रहा है कोर्ट में, उस केस को और लिटिगेशन को आप भड़का नहीं सकते हो, ठीक है। कोई रॉन्ग डायरेक्शन पर भड़का नहीं सकते हो, इंस्टिगेट नहीं कर सकते हो उस लिटिगेशन को, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि ये वाला केस में बोला गया है एक एडवोकेट होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसी भी लिटिगेशन को राइट डायरेक्शन पर ले जा करके ट्रायल करवाना। और 12th पॉइंट है, आप किसी भी क्लाइंट के लिए एज श्योरिटी नहीं खड़े हो सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जो क्लाइंट है वो साउंड माइंड है या नहीं है, इसका जो एक श्योरिटी होना पड़ता है, आप खुद नहीं हो सकते हो। और नंबर 13 जो आखिरी रेस्ट्रिक्शंस मैं आपको बताऊंगी वो है, सपोज एक केस चल रहा है और वहाँ पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू एक प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जा रहा है, तो जो प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है उस प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पर और आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पर वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। और अगर आप वो प्रॉपर्टी आपके कोई क्लाइंट के बिहाफ पर बीट कर रहे हो या फिर परचेस कर रहे हो तो वो परचेस एक वैलिड परचेस होगा, ओके। और यहाँ पर और एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 17 के लिए एक न्यू पैटर्न डिस्क्लोज करने के बारे में बोले हैं, मतलब जो एक न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में बोला जा रहा है जिससे AIB 17 कंडक्ट होने वाला है, इससे रिलेटेड जो रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है और लॉयर चेंबर प्लेसमेंट के बारे में, मतलब जहां से फ्रेश लॉ ग्रेजुएट किसी भी सीनियर एडवोकेट और जिनका 15 साल से 20 साल तक का एक्सपीरियंस है उनके चेंबर में प्लेसमेंट पा सकते हैं ऑनलाइन लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए। इससे रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है ये अभी तक पास नहीं किया गया है। जब भी पास किया जाएगा मैं फुल डिटेल्स आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो इन सब का डिटेल्स मैं एक वीडियो बना करके तुरंत ही आपको बता दूंगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। और AIB 17 एक ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है एग्जाम होने से पहले, ये सब कुछ टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके आपका थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे happy, stay blessed, keep learning new things and thank you so much for watching this video.